अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज D6PD डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी। ये 1950s में डिस्कवर हुई थी। कुछ अफ्रीकन सोल्जर्स थे जिन्होंने प्राइमाक्विन ली थी, एंटी मलेरियल मेडिसिन। ठीक है, जब उन्होंने ये कंज्यूम की थी प्राइमाक्विन तो उनको हिमोलिसिस शुरू हो गया था। ठीक है, तो तब पता चला था इस बीमारी के बारे में कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी भी कोई चीज है। ठीक है, इसके अंदर मेल्स में ये मोस्टली होता है, कुछ सर्टन रेस है जिसमें ये कॉमन होती है। अच्छा, इसके अंदर जो है एडवांटेज होता है कि आपको इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको वाइवा में भी पूछा जाता है और एमसीक्यू में भी आता है कि ये किसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देते हैं। अगर किसी को ये बीमारी है, ठीक है, ये डिजीज है, तो वो प्रोटेक्टेड है फ्रॉम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, वो उसका नहीं होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पे आ जाए। इट इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रिसेसिव एक्स लिंक क्या होता है। इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो डिफेक्टिव होता है। अब जिस बच्चे में ये अगर मेल में आया है, ठीक है, मेल में आया तो उसका एक तो वाई है, ठीक है, और एक एक्स क्रोमोसोम है, तो उसको ये बीमारी जो है ये हो जाएगी। ठीक है, एक क्रोमोसोम पे भी। और इसी तरह अगर फीमेल है तो उसका तो एक्स एक्स होता है। तो अगर उसके अंदर एक पे ये डिजीज है, ठीक है, जिस तरह इसमें एक में थी तो इसको ये बीमारी हो गई, तो अगर उसमें एक में है तो वो कैरियर होगी, क्योंकि उसके पास एडवांटेज है, उसके पास एक और एक्स क्रोमोसोम है जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर फीमेल में ये बीमारी होगी तो उसके दोनों एक्स पे इस डिजीज का वो होगा। ठीक है, ये डिजीज होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम पे होती है। ठीक है, और ये इसके लॉन्ग आर्म पे होती है, लॉन्ग आर्म ऑफ XQ28 पे होती है। ठीक है, उसके ऊपर ये एविडेंट होती है। अच्छा, आगे आ जाए। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय G6PD एंजाइम डेफिशिएंसी। ठीक है, ये एंजाइम क्या होता है? इट इज एन एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन RBCs एंड इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। ठीक है, ये ग्लूटाथायोन को रीजनरेट के लिए करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लीडिंग टू हिमोलिसिस एंड जॉन्डिस अंडर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये नॉर्मली जो पेशेंट है वो एसिम्प्टोमेटिक ही होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ये जाके एविडेंट होता है, पेशेंट को ऐसे पता नहीं होता। ठीक है, अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में क्या आ जाएंगे? 3A's आ जाएंगे, एनाल्जेसिक्स आ जाएंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक्स कुछ आ जाएंगी और एंटी मलेरियल्स। ठीक है, ये कुछ मेडिसिन हैं जिनके यूज से ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, 3A's। ठीक है, कुछ कीमोथेरेपी एजेंट्स हैं उनसे ये होता है। ठीक है, सल्फोनामाइड्स हैं। सल्फोनामाइड जो होते हैं ये फॉलिक एसिड को कम करते हैं बॉडी में। ठीक है, तो ये सल्फोनामाइड से हो सकता है। उसके बाद फावा बीन्स जो हैं उनके कंज्यूम करने से हो सकता है। ठीक है, और हैना से, मेहंदी से। अगर आप न्यू बॉर्न के हाथ में मेहंदी लगा रहे हैं तो मेहंदी से भी जो है वो एकदम से रिएक्शन होते हैं। G6PD जो है एंजाइम डेफिशिएंसी फिर एविडेंट हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि ये उससे हो गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इसको एग्रावेट करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये कॉज करती है। ठीक है, अब ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय हेक्सोकाइनेज। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। ठीक है, बाय दिस एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम NADP जो है NADPH में कन्वर्ट होगा और ग्लूटाथायोन रीजनरेट करेगा। ये ऑक्सीडेटिव डैमेज से हमें बचाता है। ठीक है, जब ये एंजाइम ही नहीं होगा तो NADPH में नहीं कन्वर्ट होगा और ग्लूटाथायोन नहीं बनेगा, सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारा कुछ RBCs के अंदर हो रहा है। कहां पे हो रहा है? RBCs के अंदर। अगर ये नहीं होगा तो RBCs हिमोलाइज कर जाएंगे। ठीक है, फेरिज्म पे आ जाए। इट इज हिमोलिटिक रिस्पॉन्स टू कंजप्शन ऑफ बीन्स। जो लोग बीन्स खाते हैं और फिर उनको ये रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स यही है। पैलर है, जॉन्डिस। जॉन्डिस क्यों होगा? बिलीरुबिन बनेगा, RBCs ब्रेक करेंगे। ठीक है, उसमें से हीमोग्लोबिन निकलेगा, हीमोग्लोबिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट करेगा। डार्क यूरिन होगा, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टेकिकार्डिया, फीवर, डिजीनेस और स्प्लीनोमेगैली, क्योंकि स्प्लीन जो है सिक्वेस्टर करेगा RBCs को। ठीक है, डायग्नोसिस पे आ जाए। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा, एनाइसोपोइकिलोसाइटोसिस होगा। CBC में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एसेस हम करवाएंगे। बाइट सेल्स आपको नजर आएंगे। बाइट सेल्स क्यों नजर आएंगे? क्योंकि जो स्प्लीन है वो RBCs को
खत्म करने की कोशिश करेगी, उनको खाएगी ऐसे, तो वो बाइट सेल्स बन जाएंगे ताकि इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस ना हो सके। हाइंस बॉडीज आएंगी। हाइंस बॉडीज क्या होती है, ग्लोबिन डी, उनके अंदर क्या होता है, ग्लोबिन जो होती है, हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन होता है ना, तो ग्लोबिन जो है वो डी नेचर होके ये हाइंस बॉडीज बना देती है, ठीक है। वो फिर मेम्ब्रेन के जो सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स है, ठीक है, सल्फ हाइड्रल कंपोनेंट है मेम्ब्रेन का, उसके साथ कंबाइन करके इसको रिजिड बना देती है सेल को, ठीक है। रेटिक्स इंक्रीज हो जाएंगे, एलडीएच भी इंक्रीज हो जाएगा। मेथियोग्लोबिन रिडक्शन टेस्ट हम कर सकते हैं, फ्लोरेसेंट स्पॉट टेस्ट कर सकते हैं, मिथिलीन ब्लू टेस्ट कर सकते हैं, वो भी यही है रिडक्शन टेस्ट का टाइप। डीएनए पीसीआर जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कर सकते हैं। अब इसी क्लासेस पे आ जाए, इसकी 5 क्लासेस होती हैं। क्लास 1 में लेस देन 10% नॉर्मल एंजाइम एक्टिविटी होती है, क्लास 2 में भी लेस देन 10% होती है, ठीक है। ये क्रोनिक टाइप है, ठीक है, क्रोनिक हिमोलिसिस होगा इसमें, और इसके अंदर इन दोनों में इंटरमिटेंट हिमोलिसिस होगा, ठीक है। इसमें लेस देन 10% है, ये ड्रग इंड्यूस मेडिटेरेनियन टाइप है। क्लास 3 में 10 to 60% ऑफ एंजाइम एक्टिविटी होती है, ठीक है। 4 में 60 to 90% और 5 में जो है डबल द नॉर्मल एक्टिविटी होती है, बिल्कुल ठीक होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट पे आ जाए, अवॉइड ट्रिगर्स। आपने ये सारी चीजों से अपने आप को बचाना है। एनाल्जेसिक्स है, एंटीबायोटिक्स है, एंटी मलेरियस है, कुछ भी है, ठीक है। इन सब से आपने ट्रिगर वाली चीज से अवॉइड करना है, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन हो सकती है, हाइड्रेशन, डायलिसिस करना पड़ता है, फॉलिक एसिड, विटामिन ई और सिलीनियम, ये हम पेशेंट को देते हैं।